BSE या फिर NSE पर लिस्टेड जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों के स्टॉक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देश की सबसे बड़ी जो 100 कंपनी होगी उसे लार्ज कैप के नाम से जाना जाएगा, उससे छोटी 150 कंपनी को मिड कैप के नाम से, और बाकी के सारी कंपनियां जो हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं। अब जब म्यूचुअल फंड के किसी भी कैटेगरी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो या तो वो प्योर लार्ज कैप हो सकता है, प्योर मिड कैप हो सकता है, या फिर प्योर स्मॉल कैप हो सकता है। लेकिन अगर आप सेबी की गाइडलाइन देखेंगे तो अगर आप प्योर लार्ज कैप चुन तो रहे हैं, एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप, लेकिन वहां पर शर्त ये होती है कि मिनिमम आपको सिर्फ 80% ही लार्ज कैप में रखना है। बाकी का जो 20% बचा वो फंड मैनेजर के ऊपर है, वो चाहे तो लार्ज कैप में भी डाल सकता है, मिड या फिर स्मॉल में भी डाल सकता है। जब मिड कैप की बात करेंगे तो आपको जरूर लग रहा होगा कि मेरा पूरा पैसा मिड कैप में जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। फंड मैनेजर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि मिनिमम मिड कैप में आपको 65% रखना है, बाकी का जो 35% है वो चाहे तो मिड में, लार्ज में या फिर स्मॉल में या फिर डेट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसी प्रकार से जब स्मॉल कैप की बात आती है तो इसके लिए भी क्राइटेरिया सेट किया गया है कि मिनिमम 65% आपको स्मॉल कैप में डाल करके बाकी का जो 35% बचा वो लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप या फिर डेट, जिसमें फंड मैनेजर चाहे वो अलॉट कर सकता है। ये तो हो गया अलग अलग कैटेगरी में जब आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इसके बाद से कॉम्बिनेशन बनाकर भी म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। जैसे कि अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी बन जाती है, जो कि आज के डेट में एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड भी हमारे पास अवेलेबल है और इसका इंडेक्स भी अवेलेबल है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें इन तीनों को अगर हम लोग मिक्स कर दें तो हमारे पास 2 कैटेगरी निकल करके आती है। अगर आप सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 25-25 का ब्रैकेट रखते हैं, यानी 25 लार्ज कैप में, 25 मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में, तो ये मल्टी कैप कैटेगरी बन जाती है। बाकी का जो 25% बचा वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, वो लार्ज, मिड या फिर स्मॉल किसी का भी एक्सपोजर ले सकता है या फिर डेट में पैसे डाल सकता है। तो ये मल्टी कैप हो गया जिसमें तीनों में बराबर बराबर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। वहीं पर अगर फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाए सेबी की तरफ से कि आपके पास 100% जो पैसा है उसमें से इक्विटी में कम से कम 65% आप डालिए, मतलब कि लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में, बाकी का जो 35% बचा वो आप इक्विटी में या फिर इक्विटी ओरिएंटेड या फिर डेट में डाल सकते हैं। तो अब हमारे लिए क्राइटेरिया क्या हो गया कि हमें 65% केवल इक्विटी में डालना है। अब ये 65% लार्ज कैप में भी पूरा हो सकता है, मिड कैप में भी हो सकता है और स्मॉल कैप में भी हो सकता है। लेकिन फंड मैनेजर क्या करते हैं कि थोड़ा सा रिटर्न बढ़ाने के लिए मिड और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर लेते हैं और मेनली अपना पूरा फोकस लार्ज कैप पर रखते हैं। ये कैटेगरी बन जाती है आपकी फ्लैक्सी कैप कैटेगरी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है पूरे फंड मैनेजर के ऊपर कि वो जितना चाहे लार्ज कैप का, जितना चाहे मिड कैप का, जितना चाहे स्मॉल कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं। इससे पहले जो हमने मल्टी कैप देखा था उसमें ब्रैकेट था कि आपको मिनिमम तीनों का 25% लेना ही था, जो कि इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्लैक्सी कैप में ये पूरी तरीके से एक तरीके से फ्लैक्सीबल कैटेगरी ही होती है। तो अभी तक जो हमने देखा कि या तो आप पूरा प्योर ये ले लीजिए, प्योर ये लीजिए या प्योर ये ले लीजिए, या फिर इन दोनों को मिलाकर के एक कैटेगरी बना लीजिए, या फिर इन तीनों को मिलाकर के एक कैटेगरी बना लीजिए। लेकिन आज तक एक्टिवली मैनेज्ड कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड लॉन्च नहीं हुआ जो कि इन दोनों की बात करे, इन दोनों को मिलाने की बात करे। लेकिन अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस पर एक इंडेक्स है जो कि इसी को केवल फॉलो करेगा, मतलब कि आपका पैसा मिड कैप में और स्मॉल कैप में डाला जाएगा, लार्ज कैप में नहीं डाला जाएगा। तो अगर आप मिड और स्मॉल कैप एक ही म्यूचुअल फंड के माध्यम से एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं बात कर रहा हूं निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स के बारे में, जो कि मेनली आपका पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करता है। ये वीडियो डेडिकेटेड है एक प्रश्न पर जो कि पूछा गया श्री शाश्वत वैष्णव जी के द्वारा। इनका मेन प्रश्न ये है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के द्वारा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है एनएफओ के तौर पर, निफ्टी 400 मिड स्मॉल मोमेंटम इंडेक्स। तो ये कैसा रहेगा इसके बारे में ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी कोई इंडेक्स पर डिपेंडेंट एनएफओ लॉन्च होता है तो आप उसमें बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर इससे पहले कोई भी एएमसी का वो इंडेक्स लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन जब भी किसी एक्टिव कैटेगरी का एनएफओ लॉन्च होता है, मतलब ये तो चूंकि इंडेक्स है, अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड का कोई एनएफओ लॉन्च होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इस एएमसी के इस प्रोडक्ट का तो आप कैसे उस पर भविष्य में विश्वास कर सकते हैं। जबकि आपके पास अगर पुराने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो आपका उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो एनएफओ में जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो इंडेक्स में तो आप बेझिझक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्टिव कैटेगरी के एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने से हमें बचना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी
400 मिड स्मॉल कैप मोमेंटम फंड के बारे में, और ये किसी भी एएमसी का हो सकता है। कहने का मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप आईसीआईसीआई की बात करिए, ये किसी भी एएमसी का हो। हम लोग मेनली फोकस करेंगे इस इंडेक्स के बारे में, ठीक है। चलिए, इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी मिड और स्मॉल कैप के 400 स्टॉक्स को ये टारगेट करते हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मिड कैप कैटेगरी में टोटल 150 कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी में टोटल 250 कंपनीज है। इन दोनों को जोड़िए, कितना आंकड़ा आ रहा है आपके सामने? 400 का आंकड़ा आ रहा है। ये जो 400 है यही 400 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि मिड और स्मॉल को मिलाकर के टोटल 400 स्टॉक्स में से हमें स्टॉक को चुनना है। अब 400 में से हम कितने स्टॉक को चुनेंगे? 100 स्टॉक को चुनेंगे। और किस बेस पर चुनेंगे? हम लोग चुनेंगे मोमेंटम के बेस पर और क्वालिटी के बेस पर। अब ये मोमेंटम क्या होता है? अब 400 स्टॉक्स में से सभी स्टॉक्स को उनके पिछले 6 महीने और 12 महीने के प्राइस वाइज रिटर्न के हिसाब से हम उनको एक मोमेंटम स्कोर देंगे। यानी कि जिस स्टॉक ने सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया उसको एक सीरियल नंबर यानी हाईएस्ट उनको मोमेंटम स्कोर देंगे, और जो 400 स्टॉक में सबसे कम रिटर्न बना करके दिया 6 महीने और 12 महीने में, उनको सबसे कम मोमेंटम स्कोर प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम सीरियल नंबर बना लेंगे 1 2 3 इस तरीके से, और टोटल 400 स्टॉक का हम लोग सीरियल नंबर बनाएंगे। और सीरियल नंबर 1 पर जिनका सबसे मोमेंटम स्कोर हाई रहेगा वो यहाँ पर काबिज रहेगा, और 400वें सीरियल नंबर पर जिनका सबसे कम मोमेंटम स्कोर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। ये मोमेंटम स्कोर हमने बना लिया। उसके बाद हम क्वालिटी भी डिसाइड करेंगे। क्वालिटी का मतलब कि हम उस स्टॉक के फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। मोमेंटम में ये हो सकता है कि कोई स्टॉक अगर मान लीजिए कई बार पंप डंप करके या फिर गलत तरीके से या फिर किसी न्यूज़ की वजह से, किसी सेंटिमेंट्स की वजह से क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी स्टॉक के फंडामेंटल में दम नहीं होता है, लेकिन उसका प्राइस तेजी से बढ़ने लगता है और इसकी वजह से एक बबल क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर इस इंडेक्स में क्या किया गया है कि मोमेंटम तो हम देखेंगे कि कौन सा हमें ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है, साथ ही साथ हम उसकी क्वालिटी भी चेक करेंगे। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, 5 सीट है टोटल, और उस 5 सीट के लिए 100 लोगों ने अप्लाई किया। 100 लोगों में से अब सीट 5 है तो 5 ही लोग यहाँ पर केवल एक तरीके से सीट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो अगर 5 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं तो 5 लोग हम लोग कैसे चुन रहे हैं? मेरिट में जो टॉप पर आ रहे हैं। अब मेरिट में जो टॉप पर आ रहे हैं, हो सकता है ये कि उनको पेपर पहले से मिल चुका हो, पेपर आउट हो चुका हो, तो यहाँ पर केवल नंबर मात्र से हम उनके एक्चुअल में उनमें काबिलियत है या नहीं ये हम नहीं जान पा रहे हैं। तो इसको फिर से री एग्जामिन करने के लिए बीच में इंटरव्यू का प्रावधान होता है कि हम उनको एक बार इंटरेक्शन करके भी देखेंगे कि क्या वो वाकई में इस पद के काबिल हैं या नहीं। तो वहां पर इंटरेक्शन करना क्या है? उनकी क्वालिटी के बारे में जांचने के बराबर है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग क्वालिटी की बात करें, चूंकि स्टॉक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि मोमेंटम जो हम 6 महीने और 12 महीने का तो देखेंगे, साथ ही साथ उनके 5 साल का हम प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे। मतलब कि जो क्लास में टॉपर है, हम केवल ये नहीं देख रहे हैं कि उसने नंबर हाईएस्ट पाया, हमने ये देखा कि पिछले 5 सालों में उनका अलग अलग क्लास में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ताकि हम एक्चुअली में जान पाएं कि वाकई में उन कैंडिडेट्स में टैलेंट है या फिर गलती से पेपर आउट करके या फिर कैसे भी करके वो नंबर पा गए हैं। तो पिछले 5 साल का जो हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे उसके 3 पैरामीटर होते हैं। पहला रिटर्न ऑन इक्विटी, दूसरा फाइनेंशियल लिवरेज, और तीसरा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर तो आप जानते हैं कि यानी एक शेयर पर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना अर्निंग हो रहा है, उसको अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, आप लिवरेज जो वर्ड है वो लीवर से निकला हुआ है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। इस प्रकार से एक लीवर होता है कि किसी भी भारी वस्तु को हम लोग कम एफर्ट लगा करके इस तरीके से उठा सकते हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे फलक्रम रख दें और यहाँ पे वस्तु है तो नो डाउट आपको अब ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये कर दूँ कि यहाँ पर ये रख दूँ और हैवी वस्तु यहाँ पर है और हमें यहाँ पर एफर्ट लगाना है, तो यहाँ पर हम कम एफर्ट लगा करके ही वस्तु को आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें डाउट क्लियर हो रही है? तो इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। यानी कि देखिए, जब भी कोई कंपनी है, मान लीजिए एबीसी कोई कंपनी है, तो वो अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए मान लीजिए 100 करोड़ को की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें से मान लीजिए कि 60 करोड़ जो है वो अपना आईपीओ के माध्यम से, जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक डोमेन में लॉन्च करके 60 करोड़ वो इकट्ठा कर ली, और बाकी का जो 40 करोड़ है वो क्या कर रही है, वो पब्लिक से या फिर सिक्योरिटीज़ के तौर पर, बॉन्ड के तौर पर वो डेट के माध्यम से फंड को रेज कर रही है 40 करोड़। अब ये जो 60 करोड़ है ये पब्लिक को उन्हें लौटाना नहीं है, लेकिन जो 40 करोड़ है वो पब्लिक को उन्हें लौटाना है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए, कंपनी का या तो अपना खुद का पैसा वो इन्वेस्ट करे या फिर वो पब्लिक से इंटरेस्ट पर ले लेती है। अब जब ये इंटरेस्ट पर ले रही है तो पब्लिक को ब्याज भी देना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे डेट पर जो हमें रिटर्न मिलता है 6 से 8% मिलता है। अगर वो कंपनी, एबीसी कंपनी 40 करोड़ फंड रेज कर रही है जिस पर उसको लाइबिलिटी के तौर पर 6 से 8% रिटर्न लौटाना है पब्लिक को, और अगर मान लीजिए कि वो 10% रिटर्न कमा रही है इस 40 करोड़ पर, तो
अगर मैक्सिमम भी हम लोग 8% माने तो भी वो 2% पॉजिटिव में है, मतलब कि पब्लिक को 8% देने के बावजूद भी चूंकि वो 10% कमा रही थी तो वो 2% प्रॉफिट में है। अमीर लोग ऐसे ही बिजनेस करते हैं, उनके पास पैसा होने के बावजूद भी वो मार्केट से और पैसा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना पैसा ना लगा करके वो मार्केट से उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये एक तरीके से माइंडसेट होता है कि मैं इससे ज़्यादा रिटर्न कमा सकता हूं, तभी तो अपना पैसा ना लगा करके वो मार्केट से पैसा उठाए, उस पैसे से पैसे उन्होंने बनाए और बाकी पब्लिक का पैसा भी वापस कर दिया। तो इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, यानी कि डेट और इक्विटी के रेशियो की यहां पर बात की जाती है। इसके बाद से रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो आईपीओ है वो तो शेयर का पार्ट हो गया, और जो डेट है वो अलग ही इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक तरीके से देखा जाएगा। तो जो इक्विटी है, जो आईपीओ जो शेयर आया वो इक्विटी का पार्ट है, तो उसके थ्रू पब्लिक को कितना रिटर्न मिला, इससे उस कंपनी के हेल्थ के बारे में हमें पता चलता है। तो यहाँ पर जो 3 पैरामीटर हमने देखा, अर्निंग पर शेयर और फाइनेंशियल लिवरेज और रिटर्न ऑन इक्विटी, इसके माध्यम से हम उनके क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं, और ये सभी डेटा 5 साल के पिछले 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ से हमने पहले मोमेंटम स्कोर दिया पूरे 400 स्टॉक्स को, ये एक अलग लिस्ट बनी। उसके बाद से 1 से 400 स्टॉक को फिर से हम क्वालिटी स्कोर देंगे और इन दोनों को एडजस्ट करके एक फाइनल स्कोर बनाएंगे, जिसमें मोमेंटम क्वालिटी स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर उसको बोलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए यहां पर हमने क्या किया कि इन दोनों को एडजस्ट करते हुए एक नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम क्वालिटी स्कोर बना लिया, और जो भी स्टॉक्स है उनका हम लोग क्या करेंगे कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या कि हमने मोमेंटम भी देख लिया, हमने क्वालिटी भी देख लिया, और कौन सी कंपनी ज़्यादा बड़ी है उसमें हम ज़्यादा वेटेज से पैसे डालेंगे। क्यों? क्योंकि जो कंपनी जितना बड़ी होगी उसमें अगर हम वेटेज ज़्यादा रखेंगे तो हमारा पैसा क्या होगा, थोड़ा सा स्टेबल होगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि केवल मोमेंटम पर बात नहीं कर रहा है बल्कि क्वालिटी पर भी बात कर रहा है। तो अब वेटेज कुछ भी आ सकता है, हो सकता है किसी बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका वेटेज मान लीजिए 10% आ गया, तो क्या हम पूरा 10% डाल देंगे? नहीं, ये जो है ये कैप किया गया है कि मैक्सिमम किसी एक स्टॉक में केवल और केवल 5% ही पैसा डाला जा सकता है, और इस तरीके से टोटल 100 स्टॉक हम लोग चुन लेंगे और उसमें प्रत्येक स्टॉक में मिनिमम मैक्सिमम 5% डाला जाएगा, और मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है अपने वेटेज के अनुसार। तो ये सब इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। उम्मीद करता हूँ मैं आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब अगर इनके आपके मन में प्रश्न आएगा कि आज कोई स्टॉक जो है जो मोमेंटम में भी है और क्वालिटी में भी है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि लाइफ टाइम वो रहेगा, तो इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर ये किया गया है कि आप के लिए ये जो इंडेक्स है वो हर 6 महीने में सेमी एनुअली यानी साल में 2 बार रीबैलेंस किया जाएगा। मतलब कि हर 6 महीने में सारे 400 स्टॉक्स को, मिड और स्मॉल को मिला करके सारे 400 जितने भी पूरे 400 स्टॉक्स हैं उन सबको फिर से एक बार एग्जामिन किया जाएगा मोमेंटम के आधार पर और क्वालिटी के बेस पर, और फिर से टॉप के 100 स्टॉक्स को चुन करके आपके पैसे को उनमें री इन्वेस्ट किया जाएगा। तो हर 6 महीने में ये रीबैलेंस होता ही रहेगा। ठीक है, अगर 2005 जब से ये बेस डेट है, इनके रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो सिंस इंसेप्शन इन्होंने जो रिटर्न बना करके दिया है काफ़ी डिसेंट है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लगभग 24% के आसपास का इनका रिटर्न है, लगभग 24% के आसपास का। वहीं पर अगर हम लोग बात करें एक साल में जो रिटर्न की तो 50% से ज़्यादा का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो लगभग 30% का रिटर्न है, और इस साल फाइनेंशियल ईयर 2024 की अगर हम लोग बात करें तो अब तक का रिटर्न इनका 26% से ज़्यादा का है। वहीं पर अगर हम लोग इस क्वार्टर की बात करें, मतलब कि जो सितंबर से दिसंबर तक चलेगा, तो अभी चूंकि नवंबर लास्ट में हम लोग हैं तो मार्केट में सितंबर लास्ट से लगातार करेक्शन चल रही है, तो अभी ये जो इंडेक्स है वो निगेटिव में रिटर्न दे रहा है, जो कि अगर आप किसी भी एक्टिव फंड की बात करें, इंडेक्स की बात करें तो सारे लगभग 8 से 10% गिरे ही थे, तो नो डाउट ये भी निगेटिव में ही रिटर्न देगा। लेकिन मेन हमारा फोकस इस पर होना चाहिए कि हमें सिंस इंसेप्शन लगभग 24% का रिटर्न बना करके दे रहा है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। साथ ही साथ अगर इनके वॉलेटिलिटी की बात करें, रिस्क की बात करें, तो देखिए इनका सिंस इंसेप्शन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बाकी के मोमेंटम वाले जो इंडेक्स हैं उनसे काफ़ी कम है। यानी ये हमें ये बताता है कि ये फंड कम वोलेटाइल भी है। अगर 5 साल का भी देखें, 1 साल का भी देखें तो काफ़ी अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वहीं पर बीटा की बात करें तो इनका बीटा जो है वो 1 से कम है, यानी ये कम वोलेटाइल की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं। तो अगर आप किसी एक ऐसे इंडेक्स की तलाश में है, या फिर चूंकि अभी इस पर डिपेंडेंट कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी को मिला करके एक ही इंडेक्स, एक ही म्यूचुअल फंड के माध्यम से दोनों का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कैटेगरी ऑप्शन हो सकती है निफ्टी मिड स्मॉल 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स। इसमें रिटर्न भी अच्छा है, डाउन साइड प्रोटेक्शन भी ठीक ठाक है, और एक ही फंड के माध्यम से आप मिड और स्मॉल दोनों का एक्सपोजर ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके
अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।